नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के अमेज़न सब्जेक्ट के शोक टॉपिक के बारे में। तो शोक क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। शोक डेफिनेशन: शोक इज ए स्टेट ऑफ इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन दैट इम्पेयर द नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। शोक क्या होती है? इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होता है, मतलब कि टिश्यू में परफ्यूजन यानी पोषक तत्व जो मिलते हैं टिश्यू को वो इनएडिक्वेट हो जाता है, जिससे नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म कम हो जाते हैं। परफ्यूजन का मतलब क्या था? पोषक तत्व प्राप्त करना। शोक इज ए सीरीज ऑफ मेडिकल कंडीशन ऑफ टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन दैट कैन डैमेज मल्टीपल ऑर्गन। हाइपोपरफ्यूजन यानी वो परफ्यूजन कम हो जाना या पोषक तत्व सही प्रकार से नहीं मिल पाना। दैट कैन डैमेज मल्टीपल ऑर्गन, जो कि बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। अब देखिए इसके कोज के बारे में। कॉमन कोज ऑफ शोक, तो कार्डियक प्रॉब्लम, किसी को हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, सीवियर डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो, सेप्सिस यानी उसके शरीर में इन्फेक्शन हो, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई हो, एलर्जिक रिएक्शन हो गई हो, इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो गई हो, डायरिया और वोमिटिंग की वजह से क्या होगा? उसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ शोक कितने प्रकार का होता है? पहला, कार्डियोजेनिक शोक में क्या होता है? ए कंडीशन ऑफ शोक कॉज्ड बाय द कार्डियक डिजीज, द कार्डियक इंजरी एमआई रेफर्ड एज कार्डियोजेनिक शोक। ऐसा शोक जो कार्डियक यानी हार्ट के कारण होता है। अब हार्ट में भी, हार्ट के अंदर इंजरी होती है, एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। कार्डियक इंजरी, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? शोक हो सकता है। इन दिस कंडीशन हार्ट इज अनेबल टू सप्लाई सफिशिएंट ब्लड टू द बॉडी। हार्ट क्या होता है? पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट में नहीं कर पाएगा या ढंग से नहीं कर पाएगा। सेकंड होता है हाइपोवोल्यूमिक शोक। हाइपो मीन्स कम हो जाना, वॉल्यूम यानी वॉल्यूम कम हो जाना, मतलब ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाना शरीर में। ए शोक कंडीशन ड्यू टू द एक्सेसिव फ्लूइड लॉस यानी कोई भी बॉडी फ्लूइड का लॉस हो गया, जैसे ब्लड प्लाज्मा किसी का भी लॉस हो गया तो उसकी वजह से तो शोक होता है, उसे हाइपोवोल्यूमिक शोक कहते हैं। फ्रॉम बॉडी इज टर्म्ड एज हाइपोवोल्यूमिक शोक। द कॉजेज ऑफ हाइपोवोल्यूमिक शोक में भी हेमरेज यानी ब्लीडिंग होना, बर्न इंजरी की वजह से भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाना। सीवियर एनीमिया ये क्या है? इसके कॉमनेस्ट टाइप है, सबसे कॉमन टाइप होते हैं। इस वजह से क्या होता है? हाइपोवोल्यूमिक शोक। तीसरा, सेप्टिक शोक क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ हाइपोटेंशन विथ सेप्सिस। हाइपोटेंशन यानी लो बीपी का होना, विथ सेप्सिस यानी इन्फेक्शन के साथ लो बीपी होना, में लीड टू सेप्टिक शोक कंडीशन। इसकी वजह से सेप्टिक शोक कंडीशन हो सकती है। दिस में एकर विथ फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ये क्या हो सकता है? फॉलोइंग टाइप मतलब नीचे जो ये इन्फेक्शन है इनकी वजह से भी हो सकता है। कौन सा? यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो, आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो, मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन की लेयर में इन्फ्लामेशन हो, आईवी लाइन इन्फेक्शन यानी आईवी कैनुला या फिर आईवी इंजेक्शन इंसर्ट करते इसमें इन्फेक्शन हो गया, प्लेबाइटिस हो जाता है यानी वेंस में सूजन हो जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। रप्चर्ड अपेंडिक्स रप्चर हो गई हो। सेप्टिक शोक आर आल्सो नोन एज एंडोटॉक्सिन शोक। इसे एंडोटॉक्सिन शोक भी कहते हैं या वार्म शोक भी कहते हैं। किसे? सेप्टिक शोक को। अब आती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी मतलब एक कैसे होता है। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, किसी भी बैक्टीरिया फंगल की वजह से इन्फेक्शन हुआ, मतलब सेप्सिस हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। सीक्रेशन ऑफ साइटोकाइनेज या एंडोटॉक्सिन। अब ये बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन क्या करेंगे? साइटोकाइनेज या एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा? कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और ये डायलेट हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा? पेरिफेरल टिश्यू में डैमेज हो जाएगा। अब डैमेज हो जाने की वजह से क्या होगा? इनकी वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी मेजर ब्लड वेसल्स को, क्योंकि पेरिफेरल वेसल्स डायलेट हो गई और उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इसलिए, और इस वजह से क्या होगा? सेप्टिक शोक। ठीक है, तो आगे का कोज देखते हैं। आगे कौन सा होता है शोक? आगे का शोक है एनाफाइलेक्टिक शोक या एलर्जिक शोक। एनाफाइलेक्टिक का मीन्स होता है एलर्जिक की वजह से होने वाला शोक। इट इज़ ए शोक कंडीशन caused by the severe acute allergic reactions such as drug allergy, food allergy, insect stings आदि।
इट इज़ ए शोक कंडीशन कॉज्ड बाय द सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, मतलब एलर्जी की वजह से होने वाला शोक होता है। ये एलर्जी किसकी हो सकती है? ड्रग एलर्जी हो सकती है, फूड की वजह से एलर्जी हो सकती है, इंसेक्ट स्टिंग यानी कीड़े के काटने की वजह से हो सकती है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कैसे होता है एलर्जिक रिएक्शन। कोई भी जैसे इंसेक्ट ने बाइट किया, एलर्जिक रिएक्शन हुई, उसकी वजह से कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वेजोडाइलेशन हो जाएगा और कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? ब्लड वेसल से फ्लूइड लीक होगा तो मेजर ब्लड वेसल्स को या फिर किसी भी चीज़ को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और इसकी वजह से एलर्जिक शॉक हो जाएगा। आगे वाला न्यूरोजेनिक शॉक होता है न्यूरॉन यानी ब्रेन, न्यूरोजेनिक शॉक होता है ब्रेन की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। दिस टाइप ऑफ शॉक इज ड्यू टू द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यूजुअली एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा और एक्सीडेंट अबोव द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर यदि एक्सीडेंट या ट्रॉमा या इंजरी हुई है तो इसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, इंजरी की वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हो जाता है। अब देखते हैं कैसे होता है। स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट क्यों हो रहा है? इंजरी की वजह से तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा? वेसोडाइलेशन होगा, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा। अब वेसल्स डायलेट हो जाएगी तो उनमें रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट डिक्रीज होगी। इसकी वजह से क्या होगा? वीनस रिटर्न होगा, वो भी कम हो जाएगा। अब वीनस रिटर्न कम होगा तो टिश्यू को O2 यानी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाए हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा। इसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हो जाएगा। अब होती है स्टेजेज ऑफ शॉक। शॉक कितनी स्टेज में अकर होता है? नॉन प्रोग्रेसिव शॉक, ये पहली स्टेज है। इट इज़ आल्सो नॉन एज इनिशियल या कंपनसेटेड रिवर्सिबल शॉक। इसे इनिशियल स्टेज भी कहते हैं। कंपनसेटेड मतलब ये कंपनसेट की जा सकती है, या रिवर्सिबल शॉक होता है, इसे वापस ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। मेंटेन एडुकेट सेरिब्रल और कोरोनरी ब्लड सप्लाई बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके या फिर हम ब्लड इन्फ्यूजन करके ट्रांसफ़र करके हम सेरिब्रल और कोरोनरी ब्लड फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। द न्यूरोहॉर्मोनल मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड, इट कॉज वाइड स्प्रेड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड फ्लूइड कंजर्वेशन बाय किडनी। न्यूरोहॉर्मोन मतलब न्यूरॉन्स की वजह से जो हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं उनकी वजह से जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसकी वजह से क्या होगा? फ्लूइड का कंजर्वेशन हो जाएगा किडनी में फ्लूइड मतलब संग्रहित होने लग जाएगा। स्टेज सेकंड कौन सी? प्रोग्रेसिव डीकम्पनसेटेड शॉक। डीकम्पनसेटेड मतलब इसे कंपनसेट नहीं किया जा सकता। इट इज़ द कोज ऑफ शॉक इफ द कोज ऑफ शॉक इज नॉट ट्रीटेड और करेक्टेड and shock condition continue, it leads to pulmonary hypoperfusion and tachypnea। मतलब क्या होता है? यदि शॉक को ट्रीट नहीं किया गया या करेक्ट नहीं किया गया तो शॉक की कंडीशन कंटिन्यू हो सकती है। पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन मतलब लंग्स के टिश्यू को ठीक प्रकार से ब्लड नहीं मिलना या पोषक तत्व नहीं मिलना है, परफ्यूजन नहीं हो पाना हो, और इससे टेकिपनिया यानी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। कंटिन्यू आगे क्या है? कंडीशन बिकम मोर सीरियस ड्यू टू द कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई, रिड्यूस ब्लड सप्लाई। कंडीशन क्या हो सकती है? और भी गंभीर हो सकती है यदि इसमें ब्लड सप्लाई कम हो रही है इसलिए। और आता है स्टेज थर्ड कौन सी? डीकम्पनसेटेड शॉक। इसे भी क्या कर सकते हैं? इसे कंपनसेट नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल पूरी तरह से इरिवर्सिबल होती है, इसे वापस रिवर्सिबल या सही नहीं किया जा सकता। इन दिस स्टेज वाइड स्प्रेड सेल इंजरी अकर ड्यू टू द फॉलोइंग कॉजेज। सेल इंजरी होती है किन कारणों से? फॉलोइंग कारणों से दे देते हैं कौन कौन से हैं। प्रोग्रेसिव डिक्रीज ब्लड प्रेशर ड्यू टू द डिक्रीज
कार्डियक आउटपुट। प्रोग्रेसिव डिक्रीज ब्लड प्रेशर ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब डिक्रीज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज ही होगा। एआरडीएस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित होता है। इस्कीमिया सेल डेथ ऑफ ब्रेन हार्ट और किडनी की सेल की इस्कीमिया यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ होने लग जाएगी। इट इज़ टर्म्ड इरिवर्सिबल स्टेज ड्यू टू द मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियम लेयर को भी ब्लड सप्लाई कम होगी। सेरिब्रल इस्कीमिया, ब्रेन को भी इस्कीमिया हो जाएगा। एनोक्सिक डैमेज टू द वेसल्स एंडोथील, एनोक्सिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो वेसल्स की एंडोथील में डैमेज होता है उसकी वजह से भी इरिवर्सिबल चेंजेज आएंगे। और अब देखते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स। डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक कॉज ऑफ द शॉक सिम्टम में इंक्लूड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। स्पेसिफिक शॉक का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है उसके और उसी के स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर या सिम्टम दिखाई देते हैं और ये इनमें से कोई सी भी हो सकते हैं। जैसे हाइपोटेंशन है, बीपी इंक्रीज हो जाना, टैकीकार्डिया ने ब्रीथिंग रेट, ये पल्स रेट इंक्रीज हो जाना, हाइपोटेंशन यानी ये बीपी कम हो जाना, टैकीकार्डिया यानी पल्स रेट इंक्रीज हो जाना, नोजिया उल्टी का मन करना, वोमिटिंग उल्टी होना, टैकीपनिया, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाना, ओलिगूरिया यूरिन का आउटपुट कम हो जाना, सीजर्स यानी दौरे पड़ना, चेस्ट पेन हो जाना, हेडेक, वीकनेस, फटीग यानी थकान हो जाना एट्सेट्रा। और ये हो सकते हैं फीवर, बुखार आ सकता है, पायरिक्सिया वही चीज़ है। साइनोसिस यानी स्किन ब्लू कलर की हो सकती है, एक्सेसिव फटीग यानी बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है। अब इसके डायग्नोसिस क्या क्या हैं, इससे कैसे पता चलेगा कि ये शॉक है। द शॉक कंडीशन इज डायग्नोस्ड बाय द ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एग्जामिनेशन एंड टेस्ट। फॉलोइंग एग्जामिनेशन और टेस्ट की सहायता से हम पता कर सकते हैं ये शॉक है या क्या हो रहा है। लो ब्लड प्रेशर लो होगा तो शॉक का सिम्टम है या फिर डायग्नोसिस है। वीक पल्स होगी उसकी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा मतलब ड्रॉप बीपी मोर देन 10 mmHg वाइल चेंजिंग द पोजीशन लाइंग डाउन टू स्टैंडिंग पोजीशन। आप जब आप लाइंग डाउन पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में हो गया, यानी लेटे हुए हो और आप आगे खड़े हो गए हो तो आपकी तो सिस्टोलिक बीपी में 10 mmHg का चेंज होगा। और स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चेस्ट एक्सरे होगा, इससे का हार्ट के साइज़ के बारे में पता चलेगा। ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के बारे में। कोरोनरी एंजियोग्राफी यानी एमआई यानी हार्ट अटैक तो नहीं है इसका पता चलता है। लेबोरेटरी टेस्ट कार्डियक एंजाइम और मार्कर की वजह से भी किसका पता चलता है कि इसे हार्ट अटैक या फिर हार्ट अरेस्ट का इनका दौरा तो नहीं पड़ा है। स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोस अदर टाइप ऑफ शॉक लाइक एलर्जिक टेस्टिंग, कल्चर, सेंसिटिविटी टेस्ट, ये सब एलर्जी की टेस्टिंग अलग होती है। कल्चर यानी ब्लड को कल्चर करते हैं, उसमें बैक्टीरिया का पता चल जाता है। और सेप्टिक शॉक होता है उसका पता चल जाता है, सेंसिटिविटी का पता चल जाता है। आगे आज बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट यानी इसको कैसे मैनेज करेंगे शॉक वाले पेशेंट को। शॉक इज इमरजेंसी कंडीशन, मतलब इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसमें एक्यूट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। सो इट्स मैनेजमेंट शुड बी इनिशिएटेड इमीडिएटली, यानी जल्दी इसकी ट्रीटमेंट किए जाने चाहिए। आफ्टर अपीयरेंस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स, यानी इसके क्लिनिकल सिम्टम्स अपीयर होने के बाद में इसकी ट्रीटमेंट में जल्दी करनी चाहिए। जनरल मैनेजमेंट ऑफ शॉक इंक्लूड ऑटोथेरेपी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करो उसे 100% बाय फेस मास्क, आईवी इन्फ्यूजन, रैपिड आईवी इन्फ्यूजन करना, ये ध्यान रखना है, उसको आईवी इन्फ्यूजन रैपिड करना है। इसके लिए कैनोला भी बड़ा लगेगा। हाइपोवोलेमिया हो तो कॉमन आई फ्लूइड आरएल, डीएनएस, एनएस, डेक्सट्रोज, प्लाज्मा, ये सब आप हॉस्पिटल में जाओगे तब सीख जाओगे कौन कौन से होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है यदि आवश्यकता हो तो। और ड्रग्स देनी है, उससे कौन कौन सी देनी है ड्रग्स। एपिनेफ्रिन ये क्या करती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती है। नॉर एपिनेफ्रिन ये भी हार्ट रेट को बढ़ा देती है और बीपी को रिस्टोर करती है। बीपी अगर लो हो, हाइपोटेंशन हो तो उसे बढ़ा देती है। सेप्टिक शॉक में क्या करना,
एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है, क्योंकि सेप्टिक में इन्फेक्शन होता है इसलिए एंटीबायोटिक देनी है, उससे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। और एज पर द सोर्स एंड टाइप ऑफ इन्फेक्शन के अनुसार उसे दवाई या ड्रग्स देंगे। एलर्जिक शॉक में क्या करेंगे, बेनेड्रिल, एपिनेफ्रिन ये सब क्या करती हैं, मिथाइल प्रिडनिसोलोन ये सब क्या करती है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स का काम करती है। और कार्डियक शॉक में क्या करेंगे, कार्डियक शॉक में करेंगे मेडिकेशन देंगे टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ हार्ट रेट, फोर्स इंक्रीज करने के लिए मेडिकेशन देंगे ताकि वो हार्ट सही से पंप कर सके। डोपामीन देंगे, डोपामाइन देंगे और एड्रेनलिन देंगे। हाइपोवोल्यूमिक शॉक यानी वॉल्यूम की कमी की वजह से शॉक होता है, उसमें क्या करेंगे, उसमें अब वॉल्यूम कम हो गई है फ्लूइड की, तो उसे फ्लूइड हम की अमाउंट ज़्यादा करनी है, उसे आईवी इन्फ्यूजन देंगे और फ्लूइड एडमिनिस्टर इन्फ्यूजन ज़्यादा करेंगे। एट्रोपिन देंगे जो क्या करती है, एट्रोपिन कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देती है। अब क्या करते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब एक नर्स का क्या रोल होता है शॉक के पेशेंट के लिए। नर्स शुड इमीडिएटली असेस द पेशेंट CAB एनालिसिस मतलब C फॉर सर्कुलेशन, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग। इन तीनों चीज़ों को असेस करना है कि पेशेंट में सर्कुलेशन सही हो रहा है, एयरवे सही है, ब्रीथिंग सही है, ये सब चेक करेंगे। और होता है फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन बार बार नापेंगे फ्रीक्वेंटली। ऑब्टेन एंड मेंटेन लार्ज इंट्रावेनस कैथेटर और एडमिनिस्टर ऑफ पेरेंटल फ्लूइड, मतलब वो लार्ज कैनोला लगाना है उसे, लार्ज कैथेटर मतलब लार्ज कैनोला डालना उसके वेंस के अंदर, इससे फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन रैपिडली हो पाए। वंस द ऑन गोइंग फ्लूइड हैव स्टॉप्ड, स्टार्ट द ओरल फ्लूइड टू रिस्टोर मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम। जब आईवी फ्लूइड स्टॉप हो जाए तब उसे ओरल फ्लूइड देना है, उसकी फ्लूइड की वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए। मेंटेन लेबोरेटरी रिपोर्ट एज एविडेंस ऑफ टिश्यू परफ्यूजन, लेबोरेटरी की रिपोर्ट को एविडेंस के तौर पे मेंटेन रखना है। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड सच एज NaCl 9%, मतलब अनस बोलते हैं इसे, RLD5, इन सबको इन्फ्यूजन करना है, एडमिनिस्टर करना है। प्रोवाइड एप्रोप्राइट पोजीशन, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन प्राप्त देनी उसको टू प्रिवेंट ब्रेन टिश्यू डेथ बाय कॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस शॉक के पेशेंट को ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन देंगे जिसकी वजह से ब्रेन में वो ब्रेन टिश्यू डेथ नहीं हो ऑक्सीजन की कमी से, और ताकि उसे ब्लड फ्लो बढ़ा रहे। इसमें क्या करते हैं, ट्रेंडेलेनबर्ग में ये बेड होता है पेशेंट का, इसे सिर की तरफ से थोड़ा उठा देते हैं, जैसे सिर की तरफ से थोड़ा नीचा कर देते हैं, पैरों की तरफ से उठा देते हैं, थोड़ा सा नीचे बेड ब्लॉक लगा देते हैं, ब्रिक टाइप का, ईंट की जैसा, लोहे का या लकड़ी का होता है। और पेशेंट का सिर इधर होता है और पैर इधर होते हैं। इसके क्या होता है कि पेशेंट का सिर नीचे हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई ढंग से हो पाती है और टिश्यू डेथ होने का खतरा कम हो जाता है। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट इज स्किन कलर में किसका पता चलता है, साइनोसिस यानी ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्लू स्किन हो जाएगी। मेंटल स्टेटस चेक करना, यूरिन आउटपुट चेक करना, ओलिगोयूरिया तो नहीं है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना। द रिस्पॉन्स टू आईवी थेरेपी शुड मॉनिटर एवरी 15 मिनट, 15 मिनट में उसके पास जाके आईवी थेरेपी का रिस्पॉन्स नोट करना। प्रोवाइड O2 थेरेपी एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन मास्क से उसको ऑक्सीजन या वेंटिलेशन प्रोवाइड कराना है। मॉनिटर पेशेंट फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर के साइन एंड सिम्टम नोट करना है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी अब पेशेंट को एंजाइटी होती है, ऐसी कंडीशन में उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना उससे और उसके फैमिली मेम्बर्स को। यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक एंड एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, एसेप्टिक टेक्निक यानी उसे ग्लव्स पहन के और पूरी सिक्योरिटी के साथ उससे ट्रीटमेंट करना और एंटीबायोटिक उसे एज पर प्रिस्क्राइब्ड देना, मतलब डॉक्टर के कहे अनुसार उसे एंटीबायोटिक देना। थैंक यू।